अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान टीम जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेल रही थी तो फिर एक बात बहुत ज़्यादा होने लगी कि पाकिस्तान की पहचान फास्ट बॉलिंग है। पेस बैटरी से पाकिस्तान ना सिर्फ जाना जाता है, पहचाना जाता है, दुनिया भर में पाकिस्तान की क्रिकेट का मयार ही फास्ट बॉलिंग से माना जाता है। लेकिन इस मामले पर जो बात तेज़ होने लगी और कहा गया कि पाकिस्तान जहां 150 की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले मायनाज गेंदबाजों की धरती माना जाता था, लेकिन आज यहाँ 130 की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स क्यों नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से हमने चाहा कि हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें, ऐसी शख्सियत को मदऊ करें जो शायद पाकिस्तान की पेस बैटरी की बहुत अहम किरदार रही। इन्होंने डेब्यू जब पाकिस्तान के लिए किया, इनका डेब्यू ही बड़ा धुआंधार था। न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 11 विकेटें हासिल की। अब इनका करियर बड़ा महदूद रहा, लेकिन जो करियर रहा अपने चंद वक्त में बड़ा ज़बरदस्त अपने करियर में दाग बिठाई और साथ साथ दुनिया क्रिकेट को अपना गर्विदा कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से जितनी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खेली। यहाँ तक के बड़े बड़े बैट्समैन ब्रायन लारा जैसे भी इनकी आखिर तक तारीफ़ करते रहे। ये एक और अहम सवाल है कि ये नाम नहाद शानदार सितारा जो है ये कहाँ गायब हो गया। इसके बाद एक और ये बुनियादी सवाल भी उठता है, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये भी लिखा कि पाकिस्तान को अगर क्रिकेट के अंदर कोई बड़ा लॉस हुआ तो वो मोहम्मद जायद की शक्ल में हुआ, जो सबसे बड़ा लॉस था पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर तो और दुनिया क्रिकेट के अंदर भी। दूसरे बड़ा लॉस जो है वो आसिफ का था, मोहम्मद आसिफ, और तीसरा बड़ा लॉस जो है दुनिया क्रिकेट को अगर फास्ट बॉलिंग में हुआ वो शोएब अख्तर का हुआ, क्योंकि इंजरीज़ के बायस वो भी उतनी क्रिकेट नहीं खेल पाए। मेरे साथ जायद साहब मौजूद हैं। मोहम्मद जायद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जायद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपने हमें यूके से ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो शायद लेजेंड्स को याद नहीं करती है, उनको उनसे रब्ता नहीं करती, लेकिन हमारी कोशिश होती है, K21 स्पोर्ट्स 21 की कोशिश होती है कि वक्तन फ़वक्तन लेजेंड्स को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम काम करें। सर, कैसे देख रहे हैं आपका जो करियर रहा? हमने आपको बड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस देखा। अब क्या फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है या फिर फास्ट बॉलर्स को लाना नहीं चाहते? हमने अपनी क्रिकेट को बड़ा पीछे ले चुके हैं, क्या हमारी गलतियाँ हो रही हैं? आप क्या समझते हैं इस पर? इस पर बड़ी दफा बात हो चुकी है और मैं बड़ा सोचता रहा हूँ हमेशा से इस पे, जब से मतलब पिछले 10-12 साल से मुझे समझ आती है जी कि वो वाला पैटर्न नहीं है हमारा जो हमारे दौर में था जब हम बड़े हो रहे थे या हम 17, 18, 19 खेल रहे होते थे, तो सारा फोकस लॉन्गर फॉर्मेट पे होता था। 3 डे खेलना है, जब जैसे अंडर 9 3 डे से शुरू हुए, फिर 4 डे आ गए, फिर टेस्ट मैचेस आ गए। तो हम, मेरे ख्याल से जो सारी स्किल सेट नहीं आ रही और दूसरों के पास है, इसकी वजह ये है कि हमारा कोई भी प्लेयर लॉन्गर फॉर्मेट खेलता ही नहीं है, ना खेलना चाहता है। जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट पे जाके सेशन पे सेशन बॉलिंग नहीं करेंगे, डे बाय डे बॉलिंग नहीं करेंगे, आपकी स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी, आपकी फिटनेस कैसे इंप्रूव होगी? और वो एक यूनिक फिटनेस चाहिए एक फास्ट बॉलर को। जैसे आपने सेशन में बॉलिंग करनी होती है, पहला सेशन, दूसरा सेशन, अगले दिन रात को गए, फिर बॉडी फटीग हुई होती है, सुबह आगे बॉलिंग करनी पड़ती है। जब तक भी मेरे ख्याल में वो उस प्रोसेस में वापस नहीं जाएंगे, तब तक मुझे नहीं समझ आती कोई और तरीका इसको ठीक करने का। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की, हमारा माजी बड़ा शानदार रहा है। आपके हवाले से शोएब अख्तर साहब हों या फिर मोहम्मद आसिफ हो, मेरी मोहम्मद आसिफ से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार एक मैच में मैंने 32 ओवर कर लिए। वकार यूनिस और वसीम अकरम के हवाले से ही बात करें, वो बड़ी लंबी प्रैक्टिस करते थे, अपने को नेट्स में बड़ा लंबा रगड़ा देते थे। आज के हमारे बॉलर्स को क्या हो गया है? जब हम हमारा मतलब पाकिस्तान नहीं खेल रहे थे, जब हम सिस्टम में आ रहे थे या जैसे 19 या फर्स्ट क्लास में, यकीन करें हर टीम के पास 95 प्लस के बॉलर होते थे। हर टीम के पास 2 नहीं 3 3 4 4। और उनको आज हम जरा सोचते तो हम उनको फास्ट बॉलर मानते ही नहीं थे। 15 नाम तो मैं गिनवा सकता हूँ, 15 से भी शायद ज्यादा, 30 गिना सकता हूँ नाम है, जो सारे 90 प्लस के बॉलर थे। और अब मैं पाकिस्तान में था जब थोड़ी देर पहले, तो मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई फास्ट बॉलर फिट ही नहीं है। दिन के पहले दिन के आखिरी सेशन में आके उनकी पेस पहले 130 140 पे कर रहे थे, तो 125-30 से ऊपर जाती नहीं है दोबारा। और वो सारा जो मुझे समझ आती है, वो जब तक ये जाके लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त स्किल सेट्स नहीं आएंगी।
अच्छा जाहिद भाई, काइंडली ये भी बताइएगा कि इस वक्त के जो बॉलर्स हैं जो 130, 140, 140 के बहरहाल तो कोई करीब पहुंचता भी नहीं है, 134 हमने देखा हमारी सबसे तेज़ बॉल हुई है। तो ये जो 134 हमारी सबसे तेज़ बॉल हुई है आपके स्पेल में या शोएब भाई के स्पेल में, ये क्या आपकी बिल्कुल आखिरी बॉल होती होगी कि स्पेल की सबसे हल्की बॉल आपकी ये होती होगी जो इनकी इस वक्त सबसे तेज़ बॉल है? मैं अगर इसको थोड़ा पीछे जाके सोचूं तो हमारी तो 5वें दिन के आखिरी सेशन में भी पेस नहीं गिरती थी। 15 अच्छा सेशन खेल चुके होते थे फिर भी पेस नहीं गिरती थी। वो अच्छा। रन तो होता, एक अब बॉल जो 2 हमारे विकेट, बॉलर्स हैं जाहिद भाई, दूसरी आप दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब जो हमारे ये जो बॉलर्स हैं इनके पेस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? एक तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बड़ी बातें की जाती हैं, आप लोग तो अपने को बड़ा रगड़ा देते थे, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है? इसका फैसला कौन करेगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट कौन है? ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है? ये फिजियो करेंगे या फास्ट बॉलर करेंगे, जो या कोचेस फास्ट बॉलर है वो करेंगे। बिल्कुल वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ी फाइन लाइन है इसमें, मेरे ख्याल से इसको समझने की कब आप ओवरलोड में वर्कलोड ओवर हो रहा है और कब अंडर हो रहा है। अब जो जितने भी मैं अपने सीनियर्स को देखूं या अपने प्लेयरों को देखूं, मेरा ख्याल वो बेहतरीन वर्कलोड मैनेजमेंट थी। अब वर्कलोड मैनेजमेंट के जाएंगे जिम में जाएंगे, जिम में करेंगे और कंप्रोमाइज हो गई आपकी स्किल्स। जब आप बॉलिंग को कहेंगे ये स्ट्रेस है, ये ये मतलब ओवरलोड है। सो अब इसका फैसला तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन करेगा? फास्ट बॉलिंग कोच करेगा या फिजियो करेगा या डॉक्टर बैठ के करेगा वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है? अच्छा। आप इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखने के बाद क्या सोचते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट ना एक फास्ट बॉलर का जॉब होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह पता है वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैद भाई। आप इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, वहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट से मुताल्लिक खबरें तो आपके पास आती होंगी। ये जो मोहब्बत है, ये जो अटैचमेंट है, ये कभी ख़त्म तो नहीं हो सकती है। अब मुझे याद है मेरी मोहम्मद आसिफ से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि मैं बात करता हूँ मोहम्मद जायद से, बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़े क्वालिटी बॉलर थे और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ गुफ्तगू कर कर। आप तमाम बॉलर्स की एक साथ बड़ी अच्छी साइंस है, आप सब एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो गलती हारिस कर रहा है, तेज़ तो करता है लेकिन तेज़ करने के साथ साथ वेरिएशन उसकी बॉलिंग में नज़र नहीं आती, हारिस को कभी कॉल करके गाइड करें, या कभी हारिस रऊफ ने कॉल की कि जाहिद भाई ये इशू है, मेरे पास पेस तो है लेकिन पेस के साथ वेरिएशन का इशू आ रहा है, इसको कैसे बेहतर करूं? नहीं, राब्ता तो कोई भी नहीं करता, किसी ने भी नहीं किया और बनता भी नहीं उनका। अगर तो वो समझते तो करना चाहिए उन्हें। लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड है बड़ी गालियां पड़ती हैं इनको। मैं और जब आसर बैठे होते हैं रोजाना, हम 10-15 मिनट आधा घंटा गपशप मारनी होती है। सो सब मतलब ऐसी ऐसी वो सुनने वाला, मेरा ख्याल वो रिकॉर्ड करने वाला कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। जो बातें मैं और आसर बैठ के कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। लेकिन साथ साथ आप समझते हैं जायद साहब कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में जो फास्ट बॉलिंग के हालात हो चुके हैं, अब पीसीबी को चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन कंसल्टेंसी के कोर्सेज कराए जाएं, मोहम्मद जायद को यूके से बुलाए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, ये फास्ट बॉलर्स के साथ मोहम्मद जायद अपना कुछ जो है कीमती वक्त गुजारे, उनके साथ काम करे, फिर हम जो है शोएब अख्तर साहब के साथ खिदमात लें, आसिफ के साथ खिदमात लें, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वकार यूनिस हो, वसीम अकरम हो, ये बाकायदा सेशंस करें। हम बाहर के फॉरेन कोचेस को बुलाते हैं, ये विलायती लोग हमारी क्रिकेट को कहाँ से बेहतर करेंगे? ये तो ऐसा लगता है साइबेरियन पंछी हैं, आते हैं चले जाते हैं, इससे क्रिकेट तो बेहतर नहीं होती है। देखिए मेरा ख्याल से जो फास्ट बॉलिंग कोच है, मैं फास्ट बॉलिंग पे बात करूंगा और तो जॉब है, उसमें उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, उसके आइडियाज को या उसका जो प्लान है या उसका विजन है कि मैं बच्चों के साथ काम करना, उसको इजाजत होनी चाहिए अपनी मर्जी से कि जिस तरह चाहे वो उनके साथ काम करें। सही बात है। इंटरफेयर चाहिए। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं जब टीम में था तो एक बॉलर आया मेरे पास, बड़ा रिनाउंड फेमस फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का। वो बॉल लेके आ गया, वो पेपर लेके आ गया मेरे पास कि मैंने 24 बॉलें करनी है। अब उसको वो इंजरी के बाद आ रहा है और फिट भी है, अगर तो फिट नहीं है तो ना भेजो मेरे पास ना, अगर फिट हो गया तो मैं वर्कलोड मैनेजमेंट करूंगा उसकी। अच्छा, दो बड़े
दो बड़े तो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 24 बॉलों से आपकी कैसी स्किल्स वापस आएंगी? आपको तो जाना पड़ेगा, लंबी मैचेस खेलने पड़ेंगे, फर्स्ट क्लास के जाके लंबी लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और ये ग्रेजुअल होना चाहिए। मैं समझता हूँ वर्कलोड मैनेजमेंट कि ऐसा नहीं है कि पहले दिन जाके उसको 30 ओवर करा दो, ये उसको स्पेल्स में बॉलिंग कराएं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ओवर। यही मैं कह रहा हूँ, जो वर्कलोड मैनेजमेंट है फास्ट बॉलर कोच से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि वर्कलोड मैनेजमेंट है क्या असल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जाहिद साहब। मैंने भी प्रोग्राम किया एहसान उल्लाह के साथ, और एहसान उल्लाह के साथ प्रोग्राम कर कर ये मालूम हुआ उस बेचारे के साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई, उसको बहुत लेट हमने शायद डील किया, उसका मैं करियर शायद ख़राब हो जाता जिस तरीके से उसको डील किया मैं गया। उस पर और सबसे साथ साथ जमान खान, तो ये दो बॉलर्स जो इनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इंजरी के बाद आपका करियर भी हमने देखा। अब मेरी बात हो रही थी उस वक्त के जो साबका चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आरिफ अली खान अब्बासी साहब से, उन्होंने कहा मोहम्मद जायद बहुत बड़ा बॉलर था, अगर वो लंबी क्रिकेट खेलता तो बहुत बड़े बड़े नाम गायब हो जाते, लेकिन हमारे सिस्टम ने उसके साथ ज्यादती की। यही हुआ जमान खान वाले केस में और एहसान उल्लाह वाले केस में। उनके केसेस का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं। दूसरा मैच जब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में था, तो एक दिन नेट में मैंने सानुल्लाह को देखा। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था सानुल्लाह को। मैंने देखा इतना ब्यूटीफुल रनअप है और इतनी हाइट है और इतना मतलब वो इजीली 140 145 करा रहा था। मैंने इसको बुला के कहा, उस वक्त ये पाक लाइन से पता नहीं कौन सी अकेडमी का नाम तो मैं क्या लेना है, तो वो ये नेट बॉलर के तौर पे आया था और मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा था। फिर मैंने इसको कहा कि तुम आया करो रोज। ये आता रहा 2-3 महीने, फिर उसके बाद मुझे अपनी कोई पर्सनल रीजंस की वजह से वापस आना पड़ा। लेकिन मैं उस वक्त ही स्पॉट कर गया था इसको सानुल्लाह को कि इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है। फिर मिस हैंडलिंग हुई आगे सारी। एक वो खुद भी मेंटली इतना अवेयर नहीं है, इतना मेंटली टफ नहीं है, तो आप देखता रहता ना उसको, इंटरव्यू सुनता रहता हूँ जो भी है। लेकिन उस बच्चे में पोटेंशियल बहुत था, वो बन सकता था एक बहुत तगड़ा 150 प्लस का बॉलर। ये अभी अली रजा में बड़ा पोटेंशियल है। अब अली रजा को हर बंदा मशवरा दे रहा है कि ये पतला है। और भाई फास्ट बॉलर होता ही इस फिजिक का है जिसमें है, और जो जितनी इसकी पेस है वो सारा कोई इसके साथ अभी फिजिकली फिडल किया गया या इसकी वर्कलोड मैनेजमेंट को वो वही जो वर्क इनकी अंडरस्टैंडिंग है ना वर्कलोड मैनेजमेंट, वो एक्चुअली फिडलिंग है मेरी नजर में टैलेंट के साथ। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ एक और चीज़, आपने तो ये बात कर दी, अली रज़ा के मुतालिक मुझे सवाल वैसे भी करना था, लेकिन आपने खुद ही इस बात को क्लियर किया कि ये बिल्कुल अहमकाना बात है कि वो पतला है और दुबला है और ऐसा है और वैसा है, ऐसी कोई मंतक है ही नहीं, आप उसको खिलाए। इसी फिजिक के साथ वो यहाँ तक पहुंचा है, और जिस दिन उसकी फिजिक के साथ जरा छेड़छाड़ की गई या उसका मसल बढ़ाया गया या उसका वेट बढ़ाया गया, देख लेना वो भी सानुल्लाह जैसे ही हाल होना उसका। बड़ी बड़ी अहम आप इस आपका तजर्बा है, आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद हसनैन के हवाले से मैं बात करूंगा। मेरे पास बात लॉजिक और रीजन से होती है ना। मैं बताऊं कि जैसे मुझे लगता है कि अली रजा में अभी भी 10 के बंद आ जाएंगे और आ जाएंगे, वो जिम में जाने से नहीं आने। इसका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो बड़ा फाइनली देखना पड़ेगा किसी स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को। और जो फास्ट बॉलर होता है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होता है, उससे 5 दिन भागना होता है। मैराथन भी 2-2.5 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है। फास्ट बॉलिंग की जो फिटनेस है वो सोचे कि 8 घंटे उसने भागना है 5 दिन के लिए, तो सोचे उसकी फिटनेस। और अभी देखा आपने कभी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उनकी फिजिक कैसी होती है? अच्छा जाहिद भाई, ये भी बताएं, मोहम्मद हसनैन के हवाले से बड़ी बातें होने लगी, बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था, लोगों ने उसके एक्शन पे बात करना शुरू कर दी, दुनिया भर में वो लीग्स खेलने गया, उसको टारगेट किया गया उसके एक्शन को लेकर, फिर शॉन टेट उसके एक्शन पे काम करने लगे। अब वो लड़का गायब हो गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट में नज़र नहीं आ रहा उस तरीके से, उसका वो मोमेंटम, पेस, वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वो अच्छी हाइट का अच्छा बॉलर था। आपने ऐसा नहीं लगता अपने टैलेंट को आपने ज़ाया किया है उसको, जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं? ये मिस हैंडलिंग हो रही है फास्ट बॉलिंग की, जो आता है उसको मिस हैंडल किया जाता है। और आप ये देखें, ये सारी 150 प्लस का बॉलर नहीं था। अली रजा 150 का है, सानुल्लाह प्लस का बन जाना था उसने, 3-4 महीने साल उसके साथ काम किया जाता। तो ये सारा टैलेंट हमने जाया किया, फिर हम रोते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग का टैलेंट ही। मैं मानता नहीं, आपकी आंखों के सामने ये 3-4 नाम दे दिए। मिस हैंडलिंग हो रही है फास्ट बॉलिंग के साथ।
अच्छा, साथ साथ ये भी मुझे बताइएगा, जो अच्छे लोग हैं, जो शायद सिस्टम के साथ जोड़ के काम करना चाहते हैं, हमने आपको भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देखा था, आप बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करते थे। उस वक्त के जो लोग थे पीसीबी के, वो कहते थे जाहिद बड़े पंचुअल हैं, बड़े मेहनत के साथ काम करना चाहते हैं, बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं। इसी तरह अजहर अली को हमने देखा। ये जो अच्छे लोग होते, सिस्टम उनके लिए अच्छा नहीं होता, दरवाजे बड़े सख्त कर देता है पीसीबी। मेरा केस में तो मैंने जब 7 महीने में आया तो 3 साल के लिए था। 7 महीने में जब मैंने देखा कि यार मैं यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल पा रहा हूँ, कोई सीरियस ही नहीं है। फास्ट बॉलिंग के पास बॉलर आता है, उसके वर्कलोड मैनेजमेंट वो फिजियो कर रहा होता है या डॉक्टर कर रहा होता है। तो फिर मैंने जब देखा कि यार यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं अपने घर अपने बच्चे से भी दूर हूँ और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। फिर मैंने जब रियलाइज किया ना कि मैं इम्पैक्ट, मैं वो पैसे तो लेने आया नहीं था कि मैंने बस तनख्वाह पे बैठे रहना, बोलना नहीं है। तो मैंने देखा मैं कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाऊंगा, तो फायदा क्या है यहाँ पे। फिर मैं ये भी एक रीजन थी मेरी छोड़ने की पीसीबी को। बिल्कुल, ये तो सही बात है। अच्छा, आप माशाल्लाह यूके में मौजूद हैं, सकलैन साहब से बात होती है, वो भी यूके में मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद साहब भी यूके में मौजूद हैं। तो ये हमारे जो लेजेंड्स हैं, उनके लिए शायद पीसीबी को चाहिए था उनसे काम लेते, ये लेजेंड जो अपने टैलेंट को आगे शिफ्ट करते। पीसीबी माइक हेसन को ले आता है, किसको ले आता है, जिन लोगों को दुनिया नहीं जानती उनको ले आते हैं, और जिनको दुनिया जानती है उनसे काम लिया नहीं जाता। अफसोस नहीं होता सर? बड़ा अफसोस होता है। ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम देख रहे हैं। बोलते थे ऑफ द रिकॉर्ड या अपने पर्सनल महफिलों में या पर्सनल कॉन्वर्सेशन में तो सब कुछ ही डिस्कस हो रहा होता है। और इतना ये खौफनाक ओपिनियन है ना हमारा इनके बारे में कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और फिर रोते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है। मुझे नहीं समझ आती इनकी बातों की। सर, सबसे ज़्यादा अफसोस तो इस बात पर होता है, आप बाहर से जिन लोगों को लाते हैं उनको तो 50 लाख 60 लाख देने को भी तैयार है, और अपने लोगों को पैसे देने पे मौत आती है। यार बात पैसे की नहीं है, जो एक एग्रीमेंट है जिसका भी जिसको जितने, बात यह है कि इसके लिए आपको दिल से काम कर। हमारा तो पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया, हमारी तो जान है पाकिस्तान, बेशक, ठीक है ना। दुनिया में जहां भी बैठे हैं पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान ने नाम दिया तो दुनिया में पहचान बनी। सही बात है। तो बहुत दर्द होता है इन चीजों से देख के। और दूसरी बात है, ये जितने भी कोच, जो एक बंदा एक जर्नी से गुजरा ही नहीं है, ठीक है ना। किसी बंदे ने आज तक 160 से बॉल नहीं की, जिसने 160 तक बॉल नहीं की उसको क्या पता कि 155 से 156, 157, 158, 159, 160 तक का जर्नी क्या है, कितना हार्ड वर्क है, कितना डिमांडिंग है, कमांडिंग है। ये तो वही कर सकता है जो इससे गुजरा हुआ हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, साथ साथ तो मुझे काइंडली ये भी बताइएगा जाहिद साहब, शाहीन शाह अफरीदी ओडिया के कप्तान बन चुके हैं, आप इस हक में सही फैसला किया पीसीबी की जानिब से, बाबर को वापस से टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है, सलमान अली आगा T20 में कप्तानी कर रहे हैं। आप समझते हैं इस वक्त क्या हमारे पास ये फैसले करने की भी सलाहियत दुरुस्त है, या फिर जो लोग फैसले कर रहे हैं गलत लोगों के हाथ में क्रिकेट है? ये तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा इसमें। कुछ सेट टीम नहीं है, सेट कैप्टन नहीं है, सेट, और जो जिन जिन फॉर्मेट के हैं उनकी भी पता नहीं जगह भी बनती है कि नहीं बनती। बिल्कुल। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर, इस हवाले से पाकिस्तान की क्रिकेट के आने वाले 5 साल या 10 साल कैसे देख रहे हैं? कुछ अच्छा होने की उम्मीद नजर आ रही है, या फिर वही बात है जो बात एक माहिर ने कही थी ना कि आप पहले जाओगे अपना हाथ दिखाओगे, हाथ दिखाने के बाद कहोगे कि बताएं मेरी तकदीर क्या बता रही है, तो उसने हाथ देखने वाले ने कहा तकदीर ये बता रही है 5 साल तक हालात बेहतर नहीं होंगे। बोला इसके बाद क्या होगा? बोला इसके बाद आदत हो जाएगी बुरे हालात में रहने की। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी हो गई है? ये फीयरिंग है, वरिंग है जो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरफ चली गई है, अब इसको रिवर्स करना बड़ा काम होगा, इसको सेट करना। लेकिन मुझे नहीं इनके इरादों से भी नहीं नजर आता, इनके एक्शन से भी नहीं नजर आता, और कोई बेहतर जब कुछ बेहतर नजर ही नहीं आ रहा है होने का, तो ये तो फिक्र वाली बात है, ये वरिंग है। अच्छा, अगर रमीज राजा साहब चेयरमैन होते तो क्या चीज़ें बेहतर हो जाती? क्योंकि उनके चेयरमैन होने वाले टेन्योर में हमने फाइनल खेला, पाकिस्तान में पाथवे क्रिकेट हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। यार जरूरी नहीं है कि रमीज भाई होते तो अच्छी, चलो रमीज भाई नहीं रहे तो दूसरों को तो करना चाहिए ना, कोई भी नहीं। मुझे तो नहीं समझ आती है इनकी ये क्या कर रहे हैं।
सारी तकर्रियां, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट के डोमेस्टिक के कोचेस है ना, उनको उनकी भी जो एबिलिटीज है उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। वो बेचारे भी अपना ओपिनियन नहीं रख पाते क्योंकि उन्होंने जॉब करनी है। उनको पता है कि मैं ओपिनियन रखूंगा अपना, या मैं अपने जो दिल में है मैं वैसे काम करूंगा, निकाल दिया जाऊंगा। तो जब ये सिचुएशन हो कि आपको नौकरी की फिक्र हो और अपना जो आपकी राय है, जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपको पता है, वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर तो फिक्र वाली बात ही है। मुझे कुछ हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। अगले 10 साल भी बिल्कुल नीचे जाते नजर आ रहे हैं। हालात बेहतर पाकिस्तान की क्रिकेट के होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। मोहम्मद जायद हमारे साथ मौजूद थे यूके से। आप उनकी बराह रास्त गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे और वो खुश नहीं है। कोई भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं, जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, वो इन हालात से खुश नहीं हैं। मोहम्मद जायद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। एक्स्ट्रा ले प्रॉपर एक्स्ट्रा। प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एथलीट्स जो हैं इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम में अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, जहां शायकीन स्पोर्ट्स की निगाहों का मरकज़ जो है वो पाकिस्तान के ओलंपियन स्टार जेवलिन थ्रो मास्टर अरशद नदीम पर मरकूज़ थी। आया वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर कर एजाज़ पाकिस्तान के लिए समेटेंगे, लेकिन वो उम्मीदों पर उस तरीके से पूरा ना उतर पाए। लेकिन पाकिस्तान की शानदार अंदाज से जो है रहनुमाई की सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला फ़ातिमा ज़हरा ने और बॉक्सिंग के हलके में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल तक रसाई ना सिर्फ हासिल की, बल्कि ज़बरदस्त मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी हरीफ ओपोनेंट को, और ज़बरदस्त अंदाज से ना सिर्फ शिकस्त देने के साथ साथ कांसी का तमगा भी अपने नाम किया। हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की वाहिद स्टार जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ख़ास तौर पर इस्लामिक सॉलिडिटी का जो टाइटल था वो भी पाकिस्तान के लिए समेटा, और 8 मरतबा पाकिस्तान की नेशनल सतह पर बॉक्सिंग में रहनुमाई कर चुकी हैं और वह ज़बरदस्त अंदाज से अपनी परफॉर्मेंस का जो जलवा है दिखा चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद है फ़ातिमा ज़हरा साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। कम उम्र में माशाल्लाह आप जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करिए, आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हमने देखे, आपका शायद विजनरी है हिंदुस्तान की जो मैरी कॉम है, आप उसको देख के फॉलो करती हैं। ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा अपने इब्तदाई करियर के हवाले से बताएं। सरगोदा से आपका ताल्लुक़ है, इस करियर का आगाज़ आपने क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैंने 16 साल की उम्र में बॉक्सिंग का स्टार्ट किया, और जो है स्टार्ट में तो मुश्किलात पेश आती ही हैं, तो इस तरह मुझे भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं, जो है रिलेटिव की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो जो है मैंने इन चीज़ों को इग्नोर करके जो है अपने करियर पर फोकस किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट किया और पाकिस्तान के लिए पहला मेडल हासिल किया, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है। फैमिली में किन किन का सपोर्ट रहा? ये जो बॉक्सिंग का शोबा है, हमने पंजाब से बड़े कम लोगों को देखा है। सरगोदा से आपका ताल्लुक़ है, सरगोदा में हॉकी बड़ी खेली जाती है, आपने बॉक्सिंग खेली, तो घर में सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? वालिद का कितना साथ था? वालदा क्या कहती थी? स्टार्ट में तो थोड़ा सा मेरी फैमिली, मेरी जो वालदा उनकी मुझे बहुत ज़्यादा है, और जो मेरे वालिद हैं वो खुद भी कराटे के प्लेयर रह चुके हैं, तो उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बड़ी खुशाइन बात है। साथ साथ मुझे ये बताइएगा, ये शौक़ आपको आया, ये शौक़ हमने मुख्तलिफ आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप मैरी कॉम को बड़ा फॉलो करती हैं, मैरी कॉम से मुताल्लिक़ आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बात भी की है, और कौन से ऐसे आइडियल बॉक्सर्स हैं जिनको देखती हैं, जिनकी बॉक्सिंग को बड़ा पसंद करती हैं? अभी रिसेंटली आमिर खान, जिनका ताल्लुक़ जो है बरतानिया के पाकिस्तानी निजात बॉक्सर हैं, वो कराची तशरीफ़ लाए हुए थे, तो और किसी को फॉलो करती हैं आप? जो है मोहम्मद अली बॉक्सर हैं, वो तो वर्ल्ड क्लास के दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉक्सर हैं, तो मैं जो है उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और जो लैला अली उनकी डॉटर हैं, तो मैं जब मेरी करियर का स्टार्ट था तो मैं उनकी भी फाइट्स देखती थी, प्रोफेशनल फाइट्स, तो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और आमिर खान भी हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो उनकी जो टेक्निक्स हैं और जो स्पीड है, तो वो भी मतलब उसको देख के सीखने का मौका मिलता है कि वो किस तरह उसकी टेक्निक्स और उसकी जो है स्पीड, उसको देख के तो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ।
अच्छा, मोहम्मद अली गिले की आपने बात की, जिक्र किया, उनका डांसिंग फुटवर्क आज भी दुनिया फुटबॉल में बड़ा मकबूल है। और फिर जी आपने बिल्कुल। बात की माइक टाइसन की, माइक टाइसन का जो फ्लाइंग पंच है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप इस वक्त बात कर रही हैं मॉडर्न डेज बॉक्सिंग के हवाले से, आमिर खान के हवाले से। आमिर खान की ये सलाहियत है कि वो राउंड के अंदर, रिंग के अंदर बड़ा लंबा स्टे करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ वुमेन बॉक्सर, क्या चीज़ें जो है वुमेन बॉक्सर्स को करनी चाहिए? आप क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था और वहाँ क्या क्या चीज़ों की हमारे बॉक्सर्स में कमी होती है कि उस स्टेज तक पहुँचना, फाइनल तक रसाई हासिल करना, क्या कहेंगी इस पर? मुझे तो ऐसे लगता है कि हमें जो है अब हमारी जो है टीम थी, अगर उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती, उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले टूवर्स मिलते हमें, ट्रेनिंग टूवर्स, और उससे पहले जो कंपटीशन होते हैं वो हमने ज़्यादा कंपटीशंस खेले होते, जैसे कि दूसरी टीम्स आई थी, इंडिया की टीम होगी और बाकी ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड वगैरह, तो वो सारी टीम्स इसी तरह आई थी और उन्होंने जो है ट्रेनिंग टूवर्स लिए हुए थे। तो हमारी जो टीम थी वो बहुत बहुत अच्छा वो खेली है, जो है हमारे लड़के भी बहुत अच्छा उन्होंने मुकाबला किया है, जो फर्स्ट फाइट जीते हैं। तो मेरे लिहाज से हम हमारे अंदर जो है हमारे अंदर टैलेंट है, बस उसको जो है हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट क्रिकेट की तरह हमें भी अगर सपोर्ट कर दिया जाए तो इस तरह हमारे भी काफ़ी ज़्यादा मेडल आ सकते हैं बॉक्सिंग में ख़ास तौर पर। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपकी बजा है। आपने भी कांसी का तमगा जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के सब जलाली परचम को सुरखरू किया है। आज अगर हम बात करें पाकिस्तान के यौम आज़ादी का भी दिन है, तो इस तमाम सूरत हाल में क्या कहेंगी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगी? हमने देखा था रिसेंटली ये ओलंपिक्स गेम्स के अंदर अरशद अदीब ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो फिर इनामात की जो है बौछार हो गई, इनामात जो है वो ना रुकने का सिलसिला शुरू हो गया। अब आप भी चाहती हैं, आपने जो टाइटल जीता है, कि आपको भी माली तौर पर जो है हुकूमत की सतह पर मदद मिले, दीगर और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी साथ खड़े हो, ताकि आपका जो कैरियर है वो मज़ीद शानदार हो सके? जी बिल्कुल, मैंने जो है इस मेडल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे 8 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। तो अभी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि मेरे मेडल के लिहाज से जो मुझे है इसका जो प्राइज़ है वो दिया जाए, और पीएसबी की तरफ से भी पहले भी इस्लामिक गेम्स में मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, तो उसमें भी अनाउंसमेंट हुई थी 25 लाख की, मगर वो 1 साल हो गया अभी तक मिले नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक प्लेयर को सपोर्ट करना होता है तो उसके जो है प्राइज को टाइम पे मिल जाए, ताकि वो अपने नेक्स्ट जो उसका टारगेट है उस पर फोकस करे और जो है और लगन से खेले। तो बाकी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मरियम नवाज साहिबा जो है उनके साथ मुलाकात करवाई जाए, ताकि जो फीमेल्स एथलीट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉक्सिंग में और दूसरी स्पोर्ट्स में भी, वो हम डिस्कस कर पाएँ और मैं उनको बता पाऊँ कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा को हम देखते हैं वो पंजाब में मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं, स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स के अंदर वो बिज़ी दिखाई देती हैं। आप समझती हैं मरीम साहिबा जो हैं उन्होंने क्या आपसे रब्ता किया? कांसी का तमगा जो है आपने जीता, आपका ताल्लुक़ सरगोदा से, पंजाब से यू बिलोंग्स टू, और इन सारे सिनेरियोज़ में क्या उन्होंने रब्ता किया, उनकी टीम के किसी शख्स ने रब्ता किया? क्योंकि जिस तरीके से हमारे एथलीट जीत के आते हैं फिर उस तरीके से उनको वो लेवरेज नहीं मिलता जो शायद लेवरेज वो डिज़र्व करते हैं। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से मरीम साहिबा को? जी जी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो हमारी जो है स्पोर्ट्स की, फीमेल स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रही हैं और प्रमोट भी कर रही हैं, और मेरा भी ताल्लुक पंजाब से है। तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो जो है हमारी ख़ास तौर पर बॉक्सिंग जैसी गेम को प्रमोट करें, और इंशाल्लाह हम जो है अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो उनकी जो है उम्मीदों पे हम उतरेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये मुकाबला हुआ, आप क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, आपका मुकाबला जो है विल्सन के साथ जब हुआ, तो उस मुकाबले से मुतालिक कुछ यादें शेयर करेंगी? 5-0 आपने शिकस्त दी, कोई मौका उन्हें दिया नहीं, मुसलसल जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा आपकी जानिब से किया गया, इस पर क्या कहेंगी? और पूरे सिनेरियोज़ में जो टूर्नामेंट रहा बॉक्सिंग का, इसमें बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही, तो उस परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगी? क्या कोई ऐसा मैच जिसकी यादें हमारे से शेयर करनी चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से? जो मेरा जो है क्वार्टर फाइनल था वो न्यूजीलैंड के साथ था, जैसे आप बता ही रहे हैं, आप सबको पता ही है। तो उसमें जो कंपटीशन टफ था और जो है
इसका प्रेशर भी था मेरे पे, क्योंकि ये मेडल फाइट थी तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी और मेरे पे प्रेशर भी था। मगर जो है मैंने एक साइड पे ये देखा कि मैं भी कंफ्यूज थी। तो जो है एक प्लेयर होता है वो कंफ्यूज होता है तो उसको वॉशरूम आता है, तो मैं वॉशरूम में गई तो मैं निकली बाहर तो मैंने देखा दूसरी जो है मेरी जो ओपोनेंट थी वो भी दूसरे वॉशरूम में थी और हम दोनों ने फर्स्ट जो है हमारा मीटअप वहाँ पर हुआ। उसके बाद ही हमें लेके चले गए, क्योंकि जो है फ्लैग लेके जाते हैं तो उसमें जो है उसके बाद ही हमारी फाइट स्टार्ट होगी। आपके मुस्तकबिल के हवाले से सवाल करूंगा। कॉमनवेल्थ गेम तक रसाई हासिल आपने कर ली है, इससे पहले आपने तो इस्लामिक वो जो जी, मैं आपके मुस्तकबिल के हवाले से सवाल करना चाहता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का आपने मुजाहरा किया। इससे पहले इस्लामिक यकजहती जो इवेंट हुआ उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का आपकी जानिब से मुजाहरा किया कि पाकिस्तान की नेशनल सतह पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आपने दिखाई। आगे के क्या प्लान्स है फ़ातिमा के? फ़ातिमा शेयर करना चाहेंगी आप क्या मुस्तकबिल में होने वाले ओलंपिक्स को मद्देनज़र रख रही हैं, और कोई ऐसा टाइटल जिसको देखते हुए आप पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद रखना चाहें? नेक्स्ट जो है मेरा कॉमनवेल्थ के लिए वो एशियन गेम्स के लिए मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो उससे मैं उससे पहले ये चाहती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग टूवर्ड्स दिए जाएं, ताकि जो है मैं अच्छी ट्रेनिंग करके और अच्छी बॉक्सिंग टेक्निक्स और स्किल्स के साथ जाऊँ वहाँ पे, और जो है वहाँ पर भी अपना 100% दूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। और उसके बाद जो है ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है, तो मेरा जो है फर्स्ट मेरी कोशिश यही है कि अभी तक जो फीमेल्स ने किसी बॉक्सर ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले ओलंपिक में क्वालिफाई करूँ और हिस्ट्री क्रिएट करूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी फ़ातिमा ज़हरा। अब उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे और उन्होंने अपना जो तजर्बा है इस वक्त कम उम्र ही में जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम में, उससे मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी। आपने वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और इससे मुतालिक जो है मुख्तलिफ़ शोबों में बात की जा रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो अपने जो 2 इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है वो खेलने जा रही है और उसके लेकर जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और हॉकी के हल्कों में ये बेचैनी सामने आ रही है कि आया पाकिस्तान का जो कौमी खेल है इस पर जो भी शख्स आते हैं, जो भी फेडरेशन में लोग आते हैं, वो उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते हैं। जब वो बरसर इक़्तिदार नहीं होते हैं, जब वो साहिब इक़्तिदार बन जाते हैं तो फिर उनकी खामोशी जो है वो सामने आ जाती है और इख्तियारात होने के बाद जो है उनसे काम नहीं हो पा रहा होता है। दूसरी जानिब प्रोग्राम में आगे गुफ्तगू करते हुए ये भी बात को हाईलाइट करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने बिहाफ से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ जिन जिन शख्स को हासिल हुई है उन शख्सियात के जो किरदार हैं उन पर बात की जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर एक शख्सियत बड़ी शानदार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ से और वो शायद इस वक्त बड़े डिलिबरेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में जो मामलात हो रहे हैं उसको बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से डील कर रहे हैं। आपको याद होगा जब एशिया कप जारी था और उस वक्त इंडिया की जानिब से टैक्टिक्स जो है किए जा रहे थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने के, तो उस वक्त अगर कोई पाकिस्तान की पीसीबी की जानिब से मीडिया के बिहाफ से कोई बात करने वाली शख्सियत थी, वो आया डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हो या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, तो वो जनाब आमिर मीर साहब थे और बड़ी खूबसूरती के साथ वो इंडिया के एक मुर्दे जो उनका मौक़िफ़ था उसको शिकस्त दे रहे थे अपने बिहाफ से। और इस वक्त भी वो स्पोर्ट जर्नलिज़म में और बहैसियत डायरेक्टर पीसीबी मीडिया के तौर पर बड़े ज़बरदस्त अंदाज से काम कर रहे हैं और उनकी हमेशा से काविश रही कि जो फेक न्यूज़ है उसके ख़िलाफ़ जो है सीसा पिलाई दीवार बनकर वो सामने आते हैं। और इस वक्त जो पीसीबी की जो मीडिया ने जो जिद्दत अपनाई है उसमें क्रेडिट जाता है आमिर मीर साहब को, क्योंकि ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी रूमर्स थे जिनको शायद आमिर मीर और उनकी टीम के बदौल जो है चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दी और बहुत सारी चीज़ें बहुत शानदार हुई। तो एक मोहसिन नकवी के मुख्तलिफ इंतखाब में एक सबसे शानदार इंतखाब है और वो इंतखाब आमिर मीर साहब के नाम से ही है। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।